हम देखें तो लिड रिट्रैक्शन होती है। अब ये लिड रिट्रैक्शन क्यों होती है? क्योंकि सिंपैथेटिक एक्टिविटी थोड़ी इन्हेंस होती है। अब जो मसल होता है सुपीरोसिस वो ज़रा ज़्यादा खुला हुआ होता है। तो नॉर्मली अगर आंख में आपकी एक लिड इधर और एक इधर होती है तो इसमें यहाँ पे ऐसे करके होती है, ठीक है। लिड्स जो है वो रिट्रैक्टेड होती हैं, आँख ज़रा ज़्यादा खुली हुई होती है। क्लियर। नंबर 2 बेटे हमारे पास होता है लिड लैग फिनोमेना। ये लिड लैग फिनोमेना ये है कि जब हम एक बंदे को कहते हैं नीचे देखो, ठीक है, जैसे वो नीचे देखता है आप भी नीचे देखें तो आपकी ऊपर वाली पलक भी फ़ौरन नीचे आ जाती है। लेकिन इन लोगों में इनकी ये तो इधर चली जाती है, लेकिन ये जो ऊपर की लिड होती है ये ऊपर ही रह जाती है। दिस इज़ लिड लैग फिनोमेना। हम कहते हैं लिड पीछे रह गई है आई बॉल से, ठीक है। उसके बाद फिर इसी तरह इनके अंदर जो है वो इनफ्रंट ब्लिंकिंग होती रहती है जिसको हम स्टेल्वेक साइन कहते हैं। जो लिड रिट्रैक्शन होता है इन दोनों के लिए जो टर्म्स यूज़ होती है साइंस की, वो क्या टर्म्स यूज़ होती हैं? एक को हम डेलरेम्पल साइन कहते हैं, ठीक है, लिड रिट्रैक्शन को, और इसको हम लोग दूसरे वाले को क्या कहते हैं? वॉन ग्राफी साइन, ठीक है। और जो इनफ्रिक्वेंट ब्लिंकिंग होती है उसको स्टेल्वेक साइन। अच्छा, उसके अलावा भी अगर मैं आपको जैसे बता रही थी कि अपॉन एग्जामिनेशन, वो मैं आपको एग्जामिनेशन पे एलिसिट कराऊंगी। एग्जामिनेशन के ऊपर भी हमें 3 साइंस मिलते हैं जिसके अंदर नेवजिंगर होता है, जेफरीज है शायद एक, और एक हमारे पास जो है वो मोबियस होता है, ठीक है। सो नेवजिंगर और जेफरीज सॉरी, और उसके बाद मोबियस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ आपने ये भी याद रखनी है कि इनकी जो आई बॉल है वो प्रोट्रूटेड होती है, प्रोप्टोसिस होती है। अब ये प्रोप्टोसिस क्यों हो रही होती है? ये प्रोप्टोसिस इसलिए हो रही होती है, और इसको हम पेरिटिबियल मैक्सिडीमा भी कहते हैं या एक्जिपिथेलमास भी कहते हैं, कि सिर्फ ग्रेव्स में मिलती है क्योंकि जितनी भी रेट्रो ऑर्बिटल स्पेस है ना, यहाँ पीछे जाके ड्यू टू ऑटो इम्यूनिटी टी सेल इन्फिल्ट्रेट्स जमा हो जाते हैं। एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स का बहुत सारा अडीमा शुरू हो जाता है, गैग्स भी आकर एक्यूमुलेट होते हैं, एडिपोसाइट के नंबर भी इंक्रीज़ होते हैं। तो ये वाला जो एरिया है ये ऐसे उभर जाता है। ज़ाहिर है आँख के पीछे अगर बहुत सारे इन्फिल्ट्रेट्स आ गए हैं, अडीमा हो रहा है, तो उसने उभरना ही है। तो क्या मिलती है आपको? प्रोप्टोसिस मिलती है, ठीक है। तो ये जो प्रोप्टोसिस है ये इस वजह से मिलती है कि एट द बैक ऑफ द आई यानी रेट्रो ऑर्बिटल स्पेस के अंदर टी सेल इन्फिल्ट्रेशन हो रही है और वहाँ पर बहुत सारा अडीमा हो रहा है और गैग्स की जो डिपोजिशन है वो ज़्यादा हो जाती है और एडिपोसाइट के नंबर भी इंक्रीज़ होते हैं। इसकी वजह से आंख उभर के बाहर आ जाती है स्पेस की कमी की वजह से। तो ये भी आपने याद रखना है कि प्रोप्टोसिस भी होती है। साथ में नेक्स्ट चीज़ जो आपको मिलती है वो इन्फिल्ट्रेटिव डर्मोपैथी होती है। ये भी मोस्टली ग्रेव्स के अंदर ही मिलती है। इस डर्मोपैथी में आपकी जो पेरिटिबियल मैक्सिडीमा है वो है, और होता ये है कि जो शिन्स वाला एरिया है वहाँ पे पिंकिश सी डेपोजिशन शुरू हो जाती है और थोड़ी सी जो है वो एडीमा सा भी होता है, इसलिए इसको हम पेरिटिबियल मैक्सिडीमा कहते हैं। लेस दैन 10% पेशेंट में होता है और ये होता है इसलिए कि डर्मिस के अंदर जो गैग्स की डिपोजिशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। सो ये बेटे आसान से कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं किसके ग्रेव्स डिजीज़ के। आई होप कि आपको पहले से ही आते थे, मैं एंड पे फिर रिवाइज भी कराऊंगी। अब लास्ट चीज़ आती है कि आपने इसकी डायग्नोसिस के लिए क्या करना होता है। तो डायग्नोसिस के लिए हमने ज़ाहिर है इसकी क्लिनिकली पेशेंट को बहुत अच्छे तरीके से एग्जामिन करना है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन के अंदर गले में आपको एक तो डिफ्यूज़ क्वार्टर मिल जाएगा, नंबर 2 आपको आई रिलेटेड सिम्टम्स ज़ाहिर है ऑप्थेल्मोपैथी जो है वो मिलती है, और प्लस आपने याद रखना है प्रोप्टोसिस के बाद ऑप्थेल्मोप्लेजिया भी स्टार्ट होता है जिसमें आपकी मसल्स की पैरालिसिस शुरू हो जाती है। ये सर्जरी में हमने ज़्यादा अच्छे किए हुए हैं, स्पेशली जो इन्फीरियर ओब्लिक और लेटरल रेक्टस है ना वो पैरालाइज होता है, ठीक है, जिसकी वजह से आंख अपवर्ड और आउटवर्ड को रहती है। क्लियर। अच्छा, उसके बाद ऑप्थेल्मोपैथी हो सकती है और डर्मोपैथी हो सकती है जिसमें हमने कहा पिंकिश से आपको प्लैक्स मिलते हैं ऑन द शिन एरिया, ठीक है। अच्छा, एक तो ये क्लिनिकल हो गया। नंबर 2 फिर हम इसकी थायराइड ज़ाहिर प्रोफाइल करा लेते हैं। थायराइड प्रोफाइल के अंदर आपने याद रखना है कि T3 T4 ज़्यादा होता है और प्राइमरी के लेवल पर क्योंकि T3 T4 ज़्यादा है तो TSH क्या होगा? ओवरऑल कम होगा, ठीक है। अब मज़ीद हम इसको देखने के लिए रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक भी कराते हैं। रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक बेसिकली हम पेशेंट को क्या कराते हैं, रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है वो उसको इंजेस्ट कर लेता है, ठीक है। इंजेस्ट करके फॉर एग्जांपल ये आयोडीन है तो ये आयोडीन इसके ब्लड में आता है, ठीक है, रेडियो एक्टिव आयोडीन। अब जहाँ जहाँ पे थायराइड ग्लैंड है या थायराइड टिश्यू है, रेडियो एक्टिव आयोडीन अंदर जाके क्या होता है? डिपॉजिट हो जाता है, या अंदर जाके ज़ाहिर एक्यूमुलेट हो जाता है। तो ये जो रेडियो एक्टिव आयोडीन है इसके, और फिर हम लोग ऊपर से स्कैन लेके देखते हैं कि पिक्चर कैसी है। तो फिर हम देखते हैं कि अगर कोई भी नोड्यूल है या ग्लैंड है तो वो नोड्यूल क्या हॉट अपीयर हो रही है, वो वार्म अपीयर हो रही है, या वो कोल्ड अपीयर हो रही है। अगर तो वो हॉट होगी तो इसका मतलब है हाइपर फंक्शनिंग ग्लैंड है, हाइपर फंक्शनिंग नोड्यूल है, बहुत ज़्यादा काम करी है। वार्म का मतलब जो है वो नॉर्मल होता है और कोल्ड का मतलब होता है हाइपो फंक्शनिंग है। कोल्ड ज़्यादा डेंजरस होती है, इसमें मेलिग्नेंसी का चांस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। सो ये डिफरेंट तरह की बातें। अब हॉट हाइपर फंक्शनिंग जो है वो कब हो सकती है? अगर डिफ्यूजली अपटेक कर लिया उसने
ग्रेव्स में हो सकती है, एक जगह पे अपटेक किया है तो एक एडिनोमा हो सकता है, ठीक है, पैची सा है तो वो मल्टीनोड्यूलर गॉइटर हो सकता है, और बिल्कुल अपटेक नहीं किया तो वो हाइपो या हाशिमोटो थायराइडाइटिस हो सकता है। क्लियर? सो ये भी आपने याद रखनी है, भी हमने सर्जरी में ज़रा ज़्यादा अच्छे से पढ़ी हुई है। उसके बाद रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी का भी यही सारा क्राइटेरिया होता है कि ये अंदर जाके आयंस ट्रैप हो जाते हैं और ये अंदर से गैमा रेडिएशन एमिट करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, जो आगे हमने थेरेपी भी पढ़नी है। सो रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक वायरल, इसके थ्रू हम डायग्नोज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और आखिरी चीज़ ज़ाहिर है ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है, तो इसमें हम थायराइड रिसेप्टर एंटीबॉडी जो है वो चेक करते हैं और मोर देन 70 के अंदर वो पॉजिटिव हमें मिल जाती है। क्लियर? नाउ द लास्ट थिंग आ जाता है कि आपने इसको ट्रीट किस तरह से करना है। ट्रीटमेंट से पहले उन्होंने हाइपरथायराइडिज्म को प्रेगनेंसी के अंदर थोड़ा सा रिलेट किया हुआ है, उसकी बात कर लेते हैं, देन फिर हम इसके ट्रीटमेंट के ऊपर मूव करेंगे और देन बाकी कॉजेज़ को, क्योंकि अभी हम सिर्फ ग्रेव्स की बात कर रहे हैं। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उसके अंदर वो ये कह रहा है कि मोस्टली थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन ज़्यादा हुआ होता है, तो T3 T4 रिलायबल मार्कर नहीं है प्रेगनेंसी में। TSH जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट मार्कर होता है अगर आपने हाइपो या हाइपर को देखना है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसकी वैल्यू 2.5 तक होती है 0.1 से, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 0.1 से 2.5, सेकेंड में 0.2 से 3 तक, और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी 0.3 से 3 तक। सो 0.1, 0.2, 0.3। क्लियर? इफेक्ट अनकंट्रोल थायरोटॉक्सिकोसिस के ये हो सकते हैं कि अगर मदर में थायरोटॉक्सिकोसिस हुई तो बच्चे के अंदर भी वही सिम्टम, फीटल टैकीकार्डिया हो सकता है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, प्री मेच्योरिटी हो सकती है, स्टिल बर्थ हो सकती है, और इवन कुछ कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशन भी हो सकती हैं। अभी ट्रीटमेंट में बात करेंगे कि जो प्रेगनेंसी है उसके अंदर हम लोग रेडियो एक्टिव आयोडीन तो बिल्कुल नहीं देते। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर प्रोपाइल थायोरेसल देते हैं, सेकंड और थर्ड में कार्बिमोजोल दे सकते हैं, लेकिन अगर वो ड्रग से कंट्रोल नहीं हो रहा तो सेकंड और थर्ड में फिर आप थायराइडेक्टमी भी अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन रेडियो एक्टिव आयोडीन तो वहाँ कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। सो लास्ट चीज़ अब आ जाती है हमारे पास ट्रीटमेंट। सो ट्रीटमेंट इसका बहुत ज़्यादा ही आसान है बेटे। अगेन मेडिसिन में तो इतना अच्छा नहीं, लेकिन सर्जरी लिहाज से इसको ये टॉपिक ही वहीं का है तो वहाँ भी ज़रा ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट है। बहरहाल फिर भी हमारे पास ट्रीटमेंट क्या होता है, सबसे पहले तो ज़ाहिर है हमारे पास जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट की ऑप्शंस मौजूद हैं। मैंने आपको एक चीज़ समझाई है कि मोस्टली इसके जो साइन सिम्टम है वो सिंपैथेटिक एक्टिविटी को मिमिक करते हैं, तो उस सिंपैथेटिक सिम्टम्स को रिलीफ देने के लिए हम बीटा ब्लॉकर, जिसके अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, प्रोपेनोलॉल आ जाता है, या फिर हमारे पास नॉर्डोलॉल आता है जो कि सिलेक्टिव है, तो हम ये भी दे सकते हैं। प्रोपेनोलॉल जो है वो हमने कितना देना होता है, 160 mg डेली, और ये भी 40 to 80 mg डेली दे सकते हैं। बीटा ब्लॉकर से ये भी होता है कि पेरिफेरल में T2-T3 कन्वर्जन भी ब्लॉक हो जाती है, और जो सारे सिम्टम्स हैं टैकीकार्डिया, स्वेटिंग, एरिथ्रीमा वगैरह, ये भी कम हो जाता है, तो आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास नंबर 1 ऑप्शन। नंबर 2 ऑप्शन आपके पास एंटी थायरॉयड ड्रग्स हैं। अब मैं वो टेबल बना के इतना लंबा समझाऊँ, लेकिन आपने याद रखना है एंटी थायरॉयड ड्रग पहले हमने फार्मा में पढ़ी हुई है, इनका जो मेन काम होता है वो ज़ाहिर है थायरॉयड की सिंथेसिस। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो इसकी आयोडीन की ट्रैपिंग को नहीं आने देती, कुछ ऐसी होती हैं जो अंदर थायरॉयड पेरोक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करती हैं, और थायरॉयड पेरोक्सीडेज सारे स्टेप्स को रेगुलेट कर रहा है तो वो स्टेप्स फिर नहीं होते। हाफ लाइफ जो है वो T4 की तकरीबन 7 डेज़ होती है। आपने जो थेरेपी स्टार्ट करनी है उसका क्लिनिकल इफेक्ट आने में तकरीबन 3 to 4 वीक्स लग जाते हैं। ठीक है, और पेशेंट फिर यूथायरॉयड है। कौन से एजेंट्स आपके पास मौजूद हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, दैट इज़ कार्बिमोजोल। ठीक है, या फिर इसी का वेरिएंट है दूसरा मेथिमोजोल यूज़ हो सकता है, और नंबर 3 प्रोपाइल थायोरेसिल। नॉर्मली हम कार्बिमोजोल को प्रेफर करते हैं, प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रोपाइल थायोरेसिल को प्रेफर किया जाता है। ठीक है, ये आपने तकरीबन 40 to 60 mg देना होता है, लेकिन प्रोपाइल थायोरेसिल तकरीबन 400 से 600 mg तक दिया जाता है। ठीक है, ओके। अब उसके बाद वो कह रहा है कि आपने एंटी थायरॉयड ड्रग्स दिए हैं तो इनकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है। इसकी कॉम्प्लिकेशन ये हो सकती है कि पेशेंट एकदम से हाइपोथायरॉयडिज्म में चला जाए, मतलब आपने इतना ज़्यादा थायरॉयड को इनहिबिट कर दिया कि उसकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो गई है। ठीक है, उसके अलावा ये भी हो सकता है कि इसकी वजह से हाइपर सेंसिटिविटी रैश आ जाए पेशेंट को। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो साइड इफेक्ट आपने याद रखना है जो MCQ में भी आता है वो होता है ए ग्रेनुलोसाइटोसिस। ये RBCs और ग्रेनुलोसाइट्स की प्रोडक्शन को, सॉरी WBCs की प्रोडक्शन को बहुत कम करता है। ये डेंजरस इफेक्ट है और पेशेंट को प्रॉन बना देता है बहुत सारे इन्फेक्शन के लिए। बाकी मेथिमोजोल का इंपॉर्टेंट ये है कि वो एथेरेल्जिया करता है और प्रोपाइल थायोरेसिल हेपेटोसेलुलर नेक्रोसिस, लेकिन ओवरऑल ए ग्रेनुलोसाइटोसिस करती हैं जो पेपर में पूछा जाता है। सो एंटी थायरॉयड ड्रग में ये ऑप्शन है बीटा ब्लॉकर या एंटी थायरॉयड ड्रग्स हैं। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि अगर यहीं पर मैं आपसे बात करूँ
प्रेगनेंसी की, तो मैं ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ बेटे कि प्रेगनेंसी के अंदर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपने याद रखना है प्रोपाइल थायोयूरेसिल दी जाती है, प्लेसेंटा को तो क्रॉस करती है लेकिन ये टेराटोजेनिक नहीं है। सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में आप उसको कार्बीमोजोल में कन्वर्ट कर सकते हो। रेडियो एक्टिव आयोडीन तो उसके अंदर बिल्कुल ही कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट फेल है तो फिर आप सर्जरी जो है थायराइडेक्टमी सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में की जा सकती है, लेकिन फर्स्ट में नहीं की जा सकती। तो प्रेगनेंसी के लिए ये पेट पॉइंट आपने याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर वो कह रहा है नंबर 2 जो है वो आपके पास ओवरऑल एक नॉर्मल पेशेंट में, पहली तो आपने इसको बता दिया कि मेडिकल ट्रीटमेंट की ऑप्शन है। मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद एक नॉर्मल पेशेंट में दूसरी ऑप्शन हमारे पास रेडियो एक्टिव आयोडीन भी तो होता है। तो ये जो रेडियो एक्टिव आयोडीन है ये एक सिंगल ओरल डोज की फॉर्म में, मतलब पेशेंट ने आपको बताया है कि इसको क्या करता है, एडजस्ट कर लेता है। अब ये जो रेडियो एक्टिव आयोडीन है ये प्रेगनेंसी में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है एब्सोल्युटली, और रिलेटिवली ऑप्थेल्मोपैथी, यानी अगर आई के सिम्टम्स हैं तब हम नहीं देते, पहले हम उनको ट्रीट करते हैं और बाद में देते हैं। उसके लिए हम प्रोटोसिस वगैरह के लिए स्टेरॉइड देते हैं और बाद में रेडियो एक्टिव आयोडीन दे सकते हैं। रेडियो एक्टिव आयोडीन देने से पहले जो है वो पेशेंट यूथायरॉयड होना चाहिए। रेडियो एक्टिव आयोडीन देने के 4 दिन पहले आपने एंटी थायरॉयड ड्रग्स रोक देनी है, और रेडियो एक्टिव आयोडीन देने के 3 दिन बाद तक भी रेडियो एक्टिव आयोडीन देने के बाद भी एंटी थायरॉयड ड्रग्स नहीं देनी है, ठीक है। बाकी इसके नुकसान ये है कि हाइपो कर सकता है, ऑप्थेल्मोपैथी को वर्सन कर सकता है, और इवन आपको प्रेगनेंसी हमें मुश्किल हो सकती है। इसलिए हम उन्हें कहते हैं कि 6 महीने तक प्रेगनेंसी आफ्टर रेडियो एक्टिव आयोडीन ट्राई नहीं करनी। इसका मैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी बता चुकी हूँ। ये अंदर ट्रैप होकर गैमा रेडिएशंस निकालता है और डिस्ट्रॉय कर देता है। क्लियर? सो रेडियो एक्टिव आयोडीन आपको समझ आ गई। लास्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास क्या होती है, सर्जरी। सर्जरी हमने क्या करनी होती है, थायराइडेक्टमी। अब जो थायराइडेक्टमी है ना, इसकी बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि हमने कौन सी करनी है। हमारे पास हो सकती है टोटल थायराइडेक्टमी, जिसमें ज़ाहिर है हम पूरे का पूरा ग्लैंड निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास होती है पार्शियल थायराइडेक्टमी, जिसमें हम लोग दोनों साइड पे 8 ग्राम टिश्यू जो है वो छोड़ कर आते हैं। फिर होती है नियर टोटल थायराइडेक्टमी, जिसमें सिर्फ एक साइड के ऊपर 8 ग्राम टिश्यू रहने देते हैं और दूसरा सारा निकालते हैं। और फिर हमारे पास इसी तरह लोबेक्टमी भी होती है, जिसमें हमने एक लोब और एस्थमस निकालना होता है और एक लोब पूरा ही रहने देते हैं। सो ये डिफरेंट टाइप थायराइडेक्टमी की है, लेकिन ये अगेन सर्जरी की डोमेन है, तो यहाँ मैं आपको इतना कंफ्यूज नहीं करूँगी। ये बात आपने नहीं भूलनी कि सर्जरी करने से पहले आपने पेशेंट को यूथायरॉयड लाजमी करना है। अगर ना किया तो ग्लैंड में अगर बहुत ज़्यादा थायरॉयड पड़ा हुआ तो ड्यूरिंग सर्जरी ये फटेगा, लीक होगा, सारा प्लाज्मा में आ जाएगा और थायरॉयड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यूथायरॉयड करने के लिए आपने इसको 2 चीज़ें देनी होती हैं। नंबर 1 आप प्रोपनालॉल दे सकते हो, या फिर नंबर 2 आप कार्बीमोजोल देते हो, उसको तकरीबन 10 mg देते हो 8 से 12 वीक्स के लिए। जब वो यूथायरॉयड हो जाता है तो आप इसको फिर ये 5 mg कर देते हो, लेकिन सर्जरी से तकरीबन 14 दिन पहले आपने ये छुड़वाना होगा। और नंबर 2 हम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको हम कहते हैं लुगोल्स आयोडीन, जो कि आयोडीन सोल्यूशन है, वो भी दिया जाता है ताकि आपका जो ग्लैंड है उसकी वेस्कुलरिटी कम हो जाए, वो श्रिंक हो जाए, उसको निकालना आसान हो जाए। तो बिफोर सर्जरी ये प्रेपरेटरी मेजर्स भी याद रखनी है, लेकिन ये सर्जरी की डोमेन है। आफ्टर सर्जरी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, अगर थायरॉयड निकल जाएगा बॉडी से तो पेशेंट सारी ज़िंदगी के लिए हाइपो में चला जाएगा। आपको बाहर से लेवोथायरॉक्सिन फॉर लाइफ देनी पड़ती है। इसके पीछे पैराथायरॉयड होते हैं, वो डैमेज हो गए या वो निकाल दिए तो पेशेंट को हमेशा के लिए हाइपोकैल्सीमिया, क्योंकि पैराथायरॉयड कैल्शियम रेगुलेट करते हैं। यहीं पे रिकरेंट लारिंजियल नर्व होती है, सो रिकरेंट लारिंजियल नर्व डैमेज हो सकती है। बाकी इसके ड्यूरिंग सर्जरी भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हमने सर्जरी में पढ़ी हुई है, यहाँ ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी। अब जो इसके बाकी ये कॉजेज़ हैं ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी इंशाल्लाह। तो हाइपर ख़त्म हो जाएगा। तो आपने याद रखना है कि हाइपर जो है इसका मतलब था कि T3 T4 ज़्यादा है, और थायरोटॉक्सिकोसिस का मतलब है T3 T4 ज़्यादा होने की वजह से आने वाले क्लिनिकल फीचर। ग्रेव में ऑटो इम्यूनिटी है, यहाँ ग्रैनुलोमैटिस है ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन, ये हाशिमोटो की ट्रांजिएंट फेस है, ये पिट्यूटरी लेवल पे ट्यूमर है, ये ग्लैंड के अपने अंदर एक छोटा सा एडिनोमा है। जॉर्ड बेस्टो का मतलब बाहर से आयोडीन ज़्यादा दे के आपने हाइपर बना दिया। फैक्टिशिया थायराइडाइटिस, जिसमें आपने बाहर से थायरॉक्सिन बहुत ज़्यादा दे दिया। अमाइड्रोन एक एंटी रिदमिक ड्रग है, और एक टॉपिकली कोई फोकाई हो सकते हैं। साइंस बेटे आपको सारे के सारे पता है। ग्रेव्स में थायरॉयड रिसेप्टर एंटीबॉडी बनती है। ग्रेव्स में हाइपर के साथ साथ ऑप्थेल्मोपैथी एंड डर्मोपैथी यानी स्किन के फीचर्स भी आना शुरू हो जाते हैं। डायग्नोसिस के लिए हम लोगों ने क्लिनिकली उसमें ग्वाइटर, ऑप्थेल्मोपैथी, डर्मोपैथी देखना है। थायरॉयड प्रोफाइल करानी है जिसमें T3 T4 ज़्यादा, TSH कम होगा। रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक से पता चल जाएगा कि ग्लैंड हाइपर फंक्शनिंग है, हाइपो फंक्शनिंग है, नॉर्मो फंक्शनिंग है। उसके बाद जो थायरॉयड रिसेप्टर एंटीबॉडी है ज़ाहिर ग्रेव में वो भी पॉजिटिव आएगी। साथ प्रेगनेंसी को भी याद रखेंगे कि प्रेगनेंसी में ओनली रिलायबल जो आपका मार्कर होता है वो TSH होता है। ट्रीटमेंट में पहले मेडिकल ट्रीटमेंट है जिसमें बीटा ब्लॉकर देने हैं, नहीं तो साथ में एंटी थायरॉयड ड्रग दैट इज़ कार्बीमोजोल, मेथिमोजोल, प्रोपाइल थायोरेसिल, नहीं तो रेडियो एक्टिव आयोडीन, नहीं तो सर्जरी। सर्जरी के भी डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट उसकी प्रिपरेशन है, उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं इंशाल्लाह, और हम लोग केसेस में करेंगे भी।